वो रात उसकी जिंदगी की अजीब रात थी। सुबह सवेरे वो एक नई जगह पर जाने वाला था। न जाने वो अपने मोहसिन की तवक्कुआत पर पूरा भी उतर पाता कि नहीं। यूं भी ये ट्रेनिंग मिर्जा से ज्यादा उसकी अपनी जिंदगी के लिए जरूरी थी। फिर एक बड़ा इम्तिहान शहजादी से बिछड़ने का था। वो धम से उसके वीरान और खुश्क जिंदगी में आ कूदी थी। उसके हवासों पर छा गई थी, उसकी सोचों पर हावी हो गई थी। उसके साथ गुजरे हुए चंद रोज पलक झपकते में गुजर गए थे। उस वक्त भी सुबह जाने के ख्यालों में खोए हुए अचानक उसके दिल में शहजादी को देखने की तमन्ना मचली, मगर उसे खुद पर काबू रखना पड़ा। वो मिर्जा ताहिर को किसी किस्म के शक का मौका नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी ये एहतियात बेकार गई और थोड़ी देर बाद शहजादी खुद उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। दरवाजे की कुंडी वो अंदर से लगाना न भूली थी। वो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। शहजादी तुम? मिर्जा साहब मौजूद हैं, ये ना हो। वो बोली कुछ नहीं होता। अपना हिनाई हाथ उसके मुंह पर रखते हुए वो दलेरी से बोली। इस्माइल ने कहा, शहजादी ये गलत है, तेरे अंकल। मगर उसे बात पूरा करने का मौका दिए बगैर वो बेतरह उससे लिपट गई। इस्माइल के सारे अंदेशे, सारे तफक्कुरात जाने कहाँ जा छुपे और फिर उसे अपनी सुध-बुध न रही। उसकी कैफियत उस भूखे सी हो गई जिसके सामने उसका मरगूब खाना रख दिया गया हो। ना मालूम वो रात का कौन सा पहर था जब शहजादी की सरगोशी उसके कानों में गूंजी। शाहजी, भूल तो नहीं जाओगे अपनी शहजादी को? इस्माइल दिल की गहराइयों से बोला। सांस लेना भी कोई भूल सकता है। वो बोली, काश मैं तेरे लिए इतनी ही अहम बन जाऊं। इस्माइल बोला, वो तो तुम हो। शहजादी बोली, भूल है तुम्हारी। उसके लहजे में अजीब दुख दर आया था। तुम्हें शहजादी जैसी हजारों मिल जाएंगी, पर शहजादी को शाहजी जैसा एक भी नहीं मिलेगा। काश मैं हमेशा तेरी दासी बनकर रह सकती, तुझे हमेशा के लिए अपना सकती। बस एक छोटा सा घर जिंदा रहने के लिए, थोड़ी सी ग़िज़ा और तेरा साथ। कितना दिल फरेब सपना है ना? पर ये नामुमकिन है। इस जन्म में तो किसी कीमत पर पूरा नहीं हो सकता। खुद कलामी करते हुए वो इस्माइल की चौड़ी छाती से लिपट गई थी। इस्माइल को उसकी बातें बड़ी अजीब महसूस हो रही थी। वो बिल्कुल बदली बदली सी लग रही थी, लेकिन इस्माइल नहीं जानता था कि वो किन तूफानों की जद में है। इस्माइल से बिछड़ना उसके लिए इतना सुहाने रूह होगा, ये तो उसने सोचा भी न था। अगर पाशा का खौफ दामनगीर न होता तो शायद वो अपनी तंजीम, मुल्क, मजहब से बगावत कर देती। मगर वो जानती थी इस किस्म की गलती का अंजाम भयानक मौत के अलावा और कुछ नहीं होता। जबकि चुपके रहने में ये चांस मौजूद था कि इस्माइल शाह की ट्रेनिंग से वापसी पर उसकी झोली में उससे मुलाकात के कुछ लम्हे डाल दिए जाते। उस रात उसने इस्माइल को सोने न दिया। कभी प्यार भरी सरगोशियां, कभी वादे वईद, कभी शिकवे शिकायत। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रात को कैसे तूल दे, सुबह को आने से कैसे रोके। मगर वक्त अपनी चाल नहीं बदलता। हिजर की लंबी रात और वसल की शबे मुख्तसर सिर्फ ज़हनी सोच की तफावत का नतीजा होती है, वरना वक्त ना तो वसल में तेजी से गुजरता है और ना ही हिजर में ठहरता है। वो रात भी आखिर गुजर गई। पार्वती की जिंदगी में आने वाली मुख्तसर तरीन रात। सुबह अजानों के टाइम पर वो बहती आंखों से अपने शाहजी को अलविदा कहकर उसके कमरे से निकल आई। उसके जाने के बाद भी इस्माइल सोने में कामयाब न हो सका, यहाँ तक कि उसका बुलावा आ गया कि नाश्ते की मेज पर उसका इंतजार हो रहा है। डाइनिंग टेबल पर शहजादी और मिर्जा दोनों उसे अपने मुंतजिर नजर आए। नाश्ते के दौरान शहजादी की निगाहें एक लम्हे के लिए भी उसके चेहरे से नहीं हटी थी, मगर वो कोशिश के बावजूद उससे नजरें न मिला सका। वो नहीं चाहता था कि मिर्जा ताहिर हुसैन को उनके माबैन किसी किस्म के ताल्लुकात का शक पड़े, मगर शहजादी को शायद किसी चीज की परवाह न रही थी। मिस्टर इस्माइल। मिर्जा, जो शहजादी की हरकतों से अनजान, सर झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ था, उससे मुखातिब हुआ। अब 15 माह के लिए तुम तमाम दुनिया से कटकर एक ट्रेनिंग सेंटर तक महदूद होने वाले हो। इसका एक फायदा तो ये होगा कि वापसी तक तुम एक भूली बिसरी दास्तान बन चुके होगे। दुश्मन और पुलिस वाले तुम्हें फरामोश कर चुके होंगे। दूसरा फायदा तुम्हारी अपनी सवाबदीद पर है कि तुम वहाँ कितना कुछ सीख सकते हो। इस बात का तो तुझे बखूबी इल्म होगा कि पाकिस्तान में ताकत का कानून चलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत अगर सादिक बैठती है तो पाकिस्तानी माशरे में दौलत की मेरे पास कमी नहीं है। तुझे भी वापसी पर दौलत कमाने के कई ढंग सिखा दूंगा, मगर इससे पहले तुम जिस्मानी तौर पर इस काबिल हो जाओ कि अपने मजलूम वालिदैन और मासूम बहन के कातिलों और उनके मददगारों की गर्दनें अपने हाथों से मरोड़ सको। वहाँ सेंटर में घबरा मत जाना। शुरू में तुझे काफी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे। तुम्हारे अलावा और लड़के भी हैं। पहले उनकी तादाद 14 थी, मगर कल सुबह मुझे इत्तला मिली है कि 5 मजीद लड़के भी जा रहे हैं वहाँ। और आखिर में मेरी एक नसीहत याद रखना, मजहब हर आदमी का जाती मामला होता है, असल चीज है इंसानियत।
कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, हमें इससे कोई गरज नहीं। उनके लिए उनका दीन, हमारे लिए हमारा दीन, लेकिन इंसानियत का रिश्ता जो है ना वो बहुत बड़ा रिश्ता है, समझ गए? इस्माइल मौद्दबाना लहजे में बोला, जी सर। पाशा बोला, ओके, गाड़ी तैयार खड़ी है, सिर्फ तेरे नाश्ता करने की देर थी। ये कहकर पाशा ने उससे अलविदाई मुसाफा किया और फिर दोबारा कुर्सी पर बैठकर अखबार संभालते हुए बोला, शहजादी तुम्हें गाड़ी तक छोड़ आएगी, आगे तूने कहाँ जाना है ये सब कुछ ड्राइवर को पता है। डाइनिंग हॉल से निकलते ही शहजादी इस बुरी तरह उससे चिमटी के वो बौखला गया। कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो? शहजादी भर्राई हुई आवाज में बोली, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जान से जाऊंगी ना, इस तरह घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है कि मर ही जाऊं। इस्माइल बोला, पगली इतनी जल्दी हिम्मत हार दी, चंद माह की तो बात है, वापसी पर मैं ताहिर साहब के आगे झोली फैला कर तेरा हाथ मांग लूंगा, मुझे उम्मीद है उस जैसा शफीक आदमी ना नहीं करेगा। शहजादी बोली, तुझे नहीं पता शाहजी, तुझे नहीं पता। उसने सिसकी भरी और फिर इस्माइल की पेशानी पर बोसा देकर उससे अलहदा होते हुए कहा, जाओ, सहन में काले शीशों वाली मर्सिडीज खड़ी है, मैं शायद तुझे जाता न देख पाऊं। ये कहते ही वो अपने कमरे की तरफ दौड़ गई और इस्माइल बोझल कदमों से सहन की तरफ बढ़ गया। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब, भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे, पाकिस्तानी ISI के कारनामे, मुल्क की खातिर कुर्बानियां, स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल, दलदल। मुझे ये इस्तफसार बहुत बुरा लग रहा है, मगर हकीकत यही है कि मुझे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछने के लिए भेजा गया है। आतिफ के लहजे में हद दर्जे संजीदगी भरी हुई थी। औरंगजेब ने खुद कलामी की, इसका मतलब है मेरी हलाकत का फैसला हो चुका है। उसके चेहरे पर अजियत के आसार नमूदार हुए। चंद लम्हे इसी कैफियत में गुजारने के बाद वो बोला, आखिरी ख्वाहिश तो है साहब, अगर आप मेहरबानी कर सकें तो मुझे सिर्फ 24 घंटे की भीख दे दें, सिर्फ 24 घंटे की। ये वक्त मैं अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहूंगा, अपनी नसरीन के साथ। जाने कब से उसके कान मेरे होंठों से निकलने वाले प्यार के 2 बोलों को तरस रहे हैं। मुझे तो हराम कमाने से ही फुर्सत नहीं थी, मेरी नजर में सब कुछ दौलत ही थी। मैं तो अपने बच्चों को भी जी भर के प्यार न कर सका, उनके साथ खेल न सका, उन्हें बुरा भला न समझा सका। इन 24 घंटों में शायद मैं उन्हें जिंदगी का फलसफा समझाने में कामयाब हो जाऊं, कहीं वो भी अपने बदनसीब बाप के नक्श कदम पर न चल पड़े, उस रास्ते पर कदम न बढ़ा लें जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ 24 घंटे साहब, बस एक दिन एक रात, शायद कोई बेहतरी मुमकिन हो जाए। आतिफ ने कहा, इस बारे में तुझे पहले सोचना चाहिए था। औरंगजेब बोला, सोचा था साहब, बहुत सोचा था। बुरा हो लालच ने मुझे कहीं का न छोड़ा। बहुत समझाया था मुझे मेरे दोस्त अकबर ने, मगर उस वक्त अक्ल ना आई, ना समझ सका मैं। आरजी ऐशो आराम के लिए अपनी आखिरत भी बर्बाद कर डाली, दुनिया भी हाथ ना आई। प्लीज साहब, ये 24 घंटे बहुत मुख्तसर टाइम है। अल्लाह आपका भला करे, मुझे अपने जुर्म का एतराफ है और उसके बदले सुनाई जाने वाली सजा भी कबूल है। मैं अपनी सजा में तखफीफ का खास्तगार भी नहीं हूँ, बस अपने बीवी बच्चों के साथ चंद घंटे गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। यूं भी मैं भाग तो नहीं सकता ना, और ना ही भागना चाहता हूँ। सर बस थोड़ी सी मेहरबानी फरमा दें, बस इतनी सी। आतिफ ने कहा, औरंगजेब ये मेरे बस में नहीं है, अलबत्ता इसके अलावा कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। औरंगजेब ने हसरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, सर चंद घंटों के लिए तो भेज सकते हो ना, मैं नसरीन से आखिरी मुलाकात कर लूं, उसको जी भर के देख लूं। आतिफ अपने दाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाकर अपने माथे पर ठकोरने लगा। चंद घंटे, ये उसके सोचने का मखसूस अंदाज था। औरंगजेब उम्मीद भरी नजरों से उसकी जानिब मुतवज्जे रहा। थोड़ी देर इस शुगल में मसरूफ रहने के बाद वो उठता हुआ बोला, मैं अपने सीनियर से इस बारे में इजाजत लेने की कोशिश करता हूँ। उसकी वापसी तक औरंगजेब उम्मीद और बीम की कशमकश में मुब्तला रहा। आज उसे अपने बीवी बच्चों के साथ चंद घंटे गुजारने की कीमत का एहसास हो रहा था। आज उसे जितना मुआवजा तलब किया जाता वो चंद घंटों के इवज अदा करने को तैयार था, बशर्ते कि उतनी रकम उसके पास होती। आतिफ की वापसी बमुश्किल 1 आध घंटे में हो गई, मगर औरंगजेब के लिए ये वक्त बहुत तवील था। वैसे भी इंतजार को जहन्नम का टुकड़ा कहा जाता है।
आतिफ के कमरे में दाखिल होते ही वो बेसब्री से मुस्तफसिर हुआ। सर क्या तय हुआ? मजीद इंतजार की सकत उसमें शायद न रही थी। आतिफ ड्रामाई अंदाज में बोला, मिस्टर औरंगजेब, तुम्हारे लिए एक नई ऑफर लाया हूँ। तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर हमने तेरी पहले वाली सजा मंसूख करते हुए एक और फैसला किया है। औरंगजेब बोला, वो क्या सर? आतिफ ने कहा, वो ये कि उसने एक हल्का सा वक्फा लिया जो औरंगजेब को बहुत गिरां गुजरा, मगर वो सब्र से उसके दोबारा बोलने का मुंतजिर रहा। हमने तुम्हारी रिहाई का फैसला कर लिया है। तुम हमारे साथी के तौर पर अपने दफ्तर में अपनी पोस्ट पर फाइज रहते हुए काम करोगे और ये इजाला होगा तेरे उन करतूतों का जो इससे पहले तुमसे सरजद हो चुके हैं। इस दौरान अगर तूने दोबारा 2 नंबरी करने की कोशिश की तो उसका खमियाजा सिर्फ तुझे नहीं तेरे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। मंजूर है? जवाबन कुछ कहने की बजाय औरंगजेब फटी फटी आंखों से उसे घूरे जा रहा था और फिर अचानक उसके मुंह से कै कहा निकला, शायद मैं बैठे बैठे ख्वाब देख रहा हूँ सर, या फिर मेरे कान बज रहे हैं। आतिफ ने कहा, नहीं, ये हकीकत है। तुमने जो समझा है मैंने वही कहा है। औरंगजेब बोला, सर प्लीज, अगर आप मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार सकें तो आपकी इनायत होगी, ताकि मुझे यकीन आ जाए कि मैं जाग रहा हूँ। आतिफ ने कहा, औरंगजेब, बदहवासी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं, मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम हमारे लिए ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हो? औरंगजेब बोला, दिलो जान से सर। अगर मैं बंधा ना होता तो ये बात आपके पांव पर गिर कर कहता। आतिफ ने कहा, नहीं मिस्टर औरंगजेब, इतना गिरने की जरूरत नहीं। अब तुमने अपने वतन की हिफाजत के लिए खुद को नामजद कर लिया है, लेकिन ये याद रहे कि इसमें तेरी जान को भी खतरा लाहक रहेगा। औरंगजेब आप दीदा होता हुआ बोला, मेरी जिंदगी तो वैसे ही पूरी हो चुकी है। अब तो बकिया सांसें वो हैं जो मुझे इस मिट्टी की खिदमत का इफ्जाना मिल रही हैं। आतिफ तहसीन आमेज लहजे में बोला, गुड, ये बात हमेशा याद रखना। बाकी तुम्हारी गलत शोहरत अपनों और बेगानों के दरमियान फैली हुई है, लेकिन तुमने इस शोहरत को नेकनामी में बदलने की कोशिश नहीं करनी। जाहिरन अपनी पहले वाली हालत पर कायम रहना है। जो बंदा तुम्हारे साथ सौदेबाजी करना चाहे बेफिक्र होकर हाँ कर देनी है, उसे मतलूबा माल भी मुहैया कर देना है, मगर इसके साथ साथ हमें भी आगाह रखना है। वैसे उम्मीद वासिक तो यही है कि अब कोई मुश्किल ही से तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने ज़हनी तौर पर तैयार रहते हुए मतलूब क्लर्क के ऊपर गहरी नजर रखनी है। इसके अलावा भी तेरी नजर में कोई ऐसा शख्स तुम्हारे दफ्तर की किसी ब्रांच में मौजूद है तो उससे भी रवाबित बढ़ा देने हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो मुस्तैदी से बोला, जी सर। आतिफ ने कहा, ओ सॉरी, मुझे तुम्हें खोलने का ख्याल नहीं रहा, पहले से हिदायत जारी करनी शुरू कर दी। आतिफ नादिम लहजे में कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसकी बंदिशों को खोल दिया। औरंगजेब की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता सर, आपने मुझे तौबा करने का मौका दिया है, मुझे नसरीन वापस लौटा दी है, मारिया और खालिद मेरी गोद में डाल दिए हैं, मुझे नई जिंदगी अता की है। मैं शुक्रिया कहकर आपकी तौहीन का मुर्तकिब नहीं होना चाहता, बस आप समझ लें कि इस वक्त मेरे जज्बात क्या हैं। आतिफ ने उसे छाती से लगा लिया, तू हमारा भाई है औरंगजेब, ये वतन ये सरजमीन हमारी माँ है और हम तमाम इसके बेटे हैं। तो एक माँ के बेटे तो भाई होते हैं ना, तो भाइयों के दरमियान शुक्रिया कैसा? तुझे वाकई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद औरंगजेब एक आरामदेह सोफे पर बैठा चाय पीते हुए आतिफ की हिदायत को गौर से सुन रहा था। वो मुसलसल सफर करते हुए 6-7 घंटों के बाद हैदराबाद मीरपुर खास से होते हुए उमरकोट पहुंच गए। ड्राइवर ने गाड़ी को एक छोटे से मकान के अंदर जाकर रोका। वहां उनका इस्तकबाल एक उधेड़ उमर शख्स ने किया जिसे इस्माइल के साथी ने नूरल कहकर पुकारा था। दिन का खाना वो रास्ते में नहीं खा सके थे। नहा धोकर ताजा दम होने के बाद उन्होंने दिन का खाना खाया और फिर इस्माइल का साथी, जिसने इस्माइल को अपना नाम इमाम बख्श बताया था, कहने लगा, शाह जी आप चंद घंटे आराम कर लें, यहाँ से मगरिब के टाइम निकलेंगे। और इस्माइल सर हिलाता हुआ आरामगाह की तरफ बढ़ गया। गुज़श्ता रात वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सका था और आने वाली रात भी बेआरामी में गुजरने वाली थी, इसलिए उसने सोने में आफियत समझी। उसकी आंख इमाम बख्श के झंझोड़ने पर खुली थी। शाहजी उठो, तैयारी करो, खाना खाकर निकलते हैं। इस्माइल ने कुसलमंदी दूर करने की गरज से अंगड़ाई ली। बोला, खाने को तो बिल्कुल जी नहीं कर रहा। इमाम बख्श ने कहा, अच्छा फिर फ्रेश हो जाओ, चाय पी कर निकलते हैं, खाना रास्ते में खाएंगे। इस्माइल ने चारपाई छोड़ दी। बोला, हाँ ये ठीक है। थोड़ी देर बाद वो एक मर्तबा फिर मंजिल की तरफ रवां दवां थे। इस मर्तबा सवारी बदल गई थी और वो बजाय मर्सिडीज के एक खुली छत की जीप में सवार थे। ड्राइविंग सीट भी इमाम बख्श की जगह नूरल ने संभाल ली थी। घंटा भर सफर के बाद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा
पत्थर पार कर में दाखिल हुए। इस्माइल तो रास्ते से बिल्कुल लाइल्म था। इससे पहले उसे कभी कराची से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला था। अलबत्ता इमाम बख्श की नूरल से होने वाली गुफ्तगू से उसने अंदाजा लगाया था कि वो इस रास्ते पर काफी दफा सफर कर चुका है। इस्माइल उनकी गैर दिलचस्प बातों से लाताल्लुक होकर सोने की कोशिश में मसरूफ हो गया, मगर ये कोशिश बेसूद रही कि नाहमवार रास्ता और जीप की उछल कूद से आदमी सही तरीके से बैठ नहीं सकता। नींद क्या ही होती। जीप की लाइटें नूरल ने बुझाई हुई थी और फिर सहरा में काफी देर सफर करने के बाद एक जगह नूरल ने जीप रोक दी। चलो शाहजी, इससे आगे पैदल सफर करना पड़ेगा। उसका गाइड इमाम बख्श जीप से उतरता हुआ बोला। इस्माइल भी उसकी तकलीद में जीप से उतर गया था। इमाम बख्श ने एक स्याह रंग का बैग जीप से निकाल कर कंधे से लटकाया और नूरल को खुदा हाफिज कहते हुए वो आगे बढ़ गए। आधा घंटा पैदल सफर के बाद इमाम बख्श आहिस्ता से बोला, यहाँ बात करने, खांसने और खनकारने से बिल्कुल परहेज करना, क्योंकि हम पाकिस्तान की सरहद उबूर कर रहे हैं। यहाँ से दाएं बाएं दोनों जाने पाकिस्तान रेंजर्स के टावर हैं। उनकी पैदल पेट्रोलिंग भी यहाँ से गुजरती है, इसलिए खामोशी और तेजी से चलते रहो। इस्माइल ने खामोश रहते हुए असबात में सर हिला दिया। रेत पर कदमों की आहट यूं भी कम सुनाई देती है। दाएं बाएं थोड़े थोड़े फासले पर इस्माइल को रोशनी चमकती हुई नजर आ रही थी, जो लाजिमन रेंजर्स चौकियों में जलने वाली लाइटों की थी। इमाम बख्श सुकून का सांस लेते हुए बोला, बस अब खतरे से बाहर हैं। इस्माइल के लहजे में हैरानी थी। बोला, क्यों, इंडियन बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया है क्या? वो बोला, नहीं, लेकिन उनसे बातचीत हो चुकी है। क्या मतलब? मतलब बहुत वाज़ेह है, हम स्मगलरों के रूप में सरहद पार कर रहे हैं। ये बैग देख रहे हो ना? उसने काला बैग इस्माइल की नजरों के सामने लहराया। इसमें थोड़ी बहुत मनशियात हैं ताकि हम पे कोई शक न कर सके। स्मगलरों के लिए यूं भी दोनों जानिब की सरहदें खुली हुई हैं। इस्माइल ने कहा, मगर आप तो पाकिस्तान की सरहद उबूर करने के बाद कह रहे थे कि अब हम खतरे की हुदूद से निकल आए हैं। इमाम बख्श बोला, हाँ, क्योंकि इस दफा नूरल टाइम की कमी की वजह से पाकिस्तान रेंजर्स के सरहदी मुहाफिजों से डील नहीं कर सका था। अलबत्ता भारत में मौजूद आदमी ने हमारे मुताल्लिक इत्तला दी हुई है। इमाम बख्श ने इस्माइल का शक रफा करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो कांटेदार तार की एक ऊंची बाड़ के करीब पहुंच गए। इमाम बख्श ने सरगोशी की। आम हालात में इस सारी तार में करंट दौड़ाया जाता है, लेकिन आज ये किलोमीटर भर का टुकड़ा इससे मुस्तस्ना रखा गया है। इस्माइल ने पूछा, हमारे लिए? बिल्कुल, कहते हुए इमाम बख्श एक मखसूस जगह पर तार के करीब बैठ गया। पहले जेब से टेस्टर निकाल कर उसने तारों में करंट की गैर मौजूदगी की तसल्ली की और फिर बैग से दस्तानों का जोड़ा निकाल कर हाथ में पहनते हुए उसने तार को मखसूस अंदाज से खोलना शुरू किया। इस जगह शायद पहले से खुफिया गुजरगाह बनी हुई थी। चंद मिनट में इमाम बख्श ने इतना रास्ता बना लिया था कि वो आसानी से बाढ़ उबूर कर गए। बाढ़ को अपनी पहली हालत में लाने के बाद इमाम बख्श इस्माइल को लिए आगे बढ़ा। चंद मीटर के फासले पर एक और बाढ़ थी, उसको भी उन्होंने पहली बाढ़ की तरह उबूर किया। आधा घंटा मजीद पैदल चलने के बाद वो रेत के एक टीले के पीछे छुपी हुई जीप तक जा पहुंचे। इमाम बख्श ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी से बोला, हम लेट तो नहीं हो गए? वो जवाबन बोला, नहीं, बल्कि 10 मिनट पहले ही पहुंच गए हो। तो फिर चलो। इमाम बख्श उसके साथ बैठ गया और इस्माइल उसकी देखा देखी अकबी नशिस्त पर बैठ गया। रास्ते में इमाम बख्श ड्राइवर के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर महवे गुफ्तगू रहा, जबकि इस्माइल उनकी गुफ्तगू से लाताल्लुक आने वाले दिनों के ख्यालों में खो गया। आध पौन घंटा मजीद सफर के बाद वो पुख्ता रोड पर चढ़ गए और रोड पर चढ़ते ही ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। रोड की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, मगर सहरा के मुकाबिल वो बहुत बेहतर था। उस रोड पर तकरीबन 20-25 किलोमीटर चलने के बाद ड्राइवर ने एक मर्तबा फिर गाड़ी कच्चे में उतार दी। इस दफा चंद किलोमीटर चलने के बाद वो एक बहुत बड़ी इमारत के करीब पहुंचे। अजीब बात यह थी कि उसके करीब कोई दूसरी आबादी नजर नहीं आ रही थी। वो इमारत बहुत ज्यादा वसी थी, इतनी कि उसे आसानी से पुराने जमाने का कोई कला कहा जा सकता था। चौकीदार ने उनकी शनाख्त के बाद इमारत के बड़े गेट का एक पट खोल दिया। उनकी जीप आसानी से अंदर दाखिल हो गई। इमारत के वसी सहन के एक कोने में गाड़ियों की पार्किंग की जगह बनी हुई थी। उसमें 2 जीपें और एक कार पहले से खड़ी हुई थी। उनके ड्राइवर ने भी गाड़ी वहीं रोकी और नीचे उतर गए। इस्माइल को साथ लेकर इमाम बख्श अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। इमारत के सहन में वक्फे वक्फे से लगे बल्ब अपनी जर्द रोशनी बखेर रहे थे। सुबह होने को है, फिलहाल आराम करते हैं, जागने पर आपका तारुफ और मुलाकात सबसे करवा लेंगे। इस्माइल ने कहा, ठीक है। उसने तो यूं भी अपना आप उनके हवाले किया हुआ था। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।